everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the lectures in economics, and we are doing the topic of inflation, and this is the part 3 which we are going to do today. और इससे पहले part 1 और part 2 ऑलरेडी आ चुके हैं इन्फ्लेशन के. अगर आप ये वाला पार्ट पहले देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देख लीजिएगा इस आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अब देखिए हमने जो है लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंटली वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन विच इंक्लूड द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड CPI एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स विच इज़ PPI. तो हमने ये तीन जो मेथड्स हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. उसके बाद then we begin with some important concepts or some important definitions related to inflation. ठीक है, तो कुछ important definitions हमने की थी and we did only one definition I guess. हमने सिर्फ deflation के बारे में पढ़ा था, है ना. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, deflation के बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है, तो deflation किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए deflation का मतलब होता है इट इज़ ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन, है ना. इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा. इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जब व्हेन देयर इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज. ठीक है, जब परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली किसी कमोडिटीज का जब प्राइस इंक्रीज होता जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है डीफ्लेशन. डीफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस जो हैं परसिस्टेंट तरीके से कॉन्टिन्यूसली लोअर डाउन हो, प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स के वो कम होते जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीफ्लेशन. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि डीफ्लेशन जो है इट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर एनी इकोनॉमी. इकोनॉमी के लिए डीफ्लेशन जो है अच्छी नहीं होती है. ठीक है, हाँ कंज्यूमर्स जो है शॉर्ट रन में तो ये समझेंगे कि हाँ प्राइस कम हो रहे हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी. इसका मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रही है. डीफ्लेशन का ये मतलब है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है नेगेटिव में जा रही है. ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्योंकि डीफ्लेशन के केस में क्या होता है कि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अपनी परचेजेस को पोस्टपोन कर देते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फॉल इन द प्राइस, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब हमारी डिले स्पेंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाती है. ओके, नाउ सी प्राइस के कंसर्न में डिमांड और सप्लाई का ट्रेड ऑफ जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड और देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इन द केस ऑफ प्राइसेस. जब भी महंगाई होती है या किसकी वजह से होती है, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. ओके, तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग जो हैं वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे, दे आर नॉट परचेजिंग. ठीक है, तो जब डिमांड कम है तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉल ऑफ द प्राइसेस. जब प्राइस फॉल कर रहे हैं तो जो कंपनीज हैं, यानी कि ऑब्वियसली उनको अपना प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम करना पड़ रहा है. प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा है तो उनको प्रॉफिट कम हो रहा है. उनको प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रही है, तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट. इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट तो द टोटल हाउस होल्ड इनकम ऑफ कोर्स विल फॉल, है ना. तो टोटल हाउस होल्ड इनकम जो है वो फॉल कर रही है. जब टोटल हाउस होल्ड इनकम फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट good for any economy, that is not good for individual, plus that is not good for the economy as a whole. Okay, so that can lead to recession or depression as well. तो ये हमने deflation में किया था. So this is the definition of deflation जो हमने लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, so today अब मैंने ये डिफ्लेशन आपको फिर से रिवाइज क्यों करवाया, क्योंकि जो अभी हम जो डेफिनेशन करेंगे विच इज़ डिसइन्फ्लेशन, और जो आगे वाली एक डेफिनेशन करेंगे रीफ्लेशन, ये जो आपको दिख रही है, ये आपस में तीनों मतलब आप कह सकते हो कंपेयर कर सकते हैं हम इन तीनों डेफिनेशंस का. वी नीड टू डू अ कंपैरिजन, उससे हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, अब देखिए डिसइन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ ना, व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन है. डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन क्या होता है, परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस. ठीक है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना वो कम है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लेस. इन्फ्लेशन है यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस इज लेस. ठीक है, वो क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ. देखिए इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, सिंपल इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ओके, बट इन केस ऑफ डिसफ्लेशन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बट एट अ लोअर रेट. ठीक है, कैसे अभी मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, इट मीन्स दैट देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बट द इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव. ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो खैर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो पॉजिटिव ही है, यानी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन एट अ लोअर रेट. ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगी कैसे. अब देखिए ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर कि ये देखिए
सपोज 2015 में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, यहाँ मैंने टमाटो लिखा है, खैर ये वॉलेटाइल है वैसे, इस पे हमें मतलब एज सच हमें टमाटो की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ अ वॉलेटाइल प्रोडक्ट। वॉलेटाइल प्रोडक्ट क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2015 में ₹10 जो है पर केजी था, सपोज किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है 2015 में ₹10 था पर केजी, ठीक है। उसके बाद 2016 में वो जो 10 रुपये का प्रोडक्ट था वो 11 रुपये का हो गया, ये पर केजी लिखा है मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट था 2015 में, फिर 2016 में 11 रुपये का हो गया, फिर 2017 में 12 रुपये का हो गया, फिर 2018 में 12.5 रुपीज़ का हो गया वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 10% बढ़ रही है, यानी कि अगर आप ₹10 से ₹11 जाएंगे तो कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। अगर आप 11 से 12 रुपीज़ तक जाएंगे तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, 9% बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप ₹12 से 12.5 रुपीज़ जा रहे हो तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है 4.2%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेट है वो कम हो रहा है इन्फ्लेशन का, ठीक है, एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन तो मतलब महंगाई, तो आप यहाँ देखिए एब्सोल्यूट तो इंक्रीज आ रहा है ना, 10 से 11 रुपये हो रहे हैं, 11 से 12 रुपये हो रहे हैं, 12 से 12.5 रुपीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लेस, ठीक है। तो यू कैन सी दैट प्राइसेस आर राइजिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस और डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दैट इज डिक्रीजिंग, इन्फ्लेशन दैट इज डिक्रीजिंग। हेंस जो डिस्फ्लेशन है ना, इट इज़ ऑल्सो डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी के लिए ठीक है ना, ये एक इकोनॉमी के लिए ठीक है। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन सपोज कहीं पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो वहाँ उस इकोनॉमी के लिए ये ठीक है, अदरवाइज इज ऑल्सो दिस इज लिटिल डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी एज कंपैरिजन टू डिफ्लेशन, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब समझ आ गया। अब देखो देयर इज कि आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और डिसफ्लेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, जो रेट है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मतलब किसी ईयर में जो है, आप मान लीजिए 2010 में कोई चीज़ 10 रुपये की थी, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जो है 2011 में वो चीज़ जो है 12 रुपये की हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद और नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ जो है 15 रुपये की होगी। तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ये 20% का इंक्रीज़ है, फिर 12 से 15 जो है ऑलमोस्ट 22% का इंक्रीज़ है, तो 10% इंक्रीज़ है, उसके बाद 22% इंक्रीज़ है, यानी कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन डिसफ्लेशन के केस में प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, ओके। और डिफ्लेशन के केस में क्या होता था, डिफ्लेशन के केस में तो होता था कि प्राइसेस ही डिक्रीज हो रहे हैं और रेट जो है वो नेगेटिव हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे रेट इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं जा रही। लेकिन डिफ्लेशन के केस में जो हमने पहले डेफिनेशन की, उस केस में क्या होता है कि जो रेट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 10 रुपये से 9 रुपये से 8 रुपये प्राइस हो जाएंगे, डिफ्लेशन के केस में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। होप आई एम क्लियर। सो व्हाट इज डिस्फ्लेशन, डिस्फ्लेशन है कि डिस्फ्लेशन इज कि इन्फ्लेशन है लेकिन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ जो है इन्फ्लेशन की वो कम है, रेट जो है वो कम है इन्फ्लेशन का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रीफ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस रीफ्लेशन, रीफ्लेशन किसे कहते हैं। देखिए रीफ्लेशन मतलब री का मतलब होता है, कहीं पे भी आप वर्ड री देखेंगे मतलब कि फिर से करना है ना, फिर से इसको ट्राई करना, ठीक है, री करना, री अकर होना, ठीक है, फिर से जो है उस चीज़ को ट्राई करना। नाउ व्हाट इज रीफ्लेशन, रीफ्लेशन मीन्स कि स्टिमुलेट करना इकोनॉमी को, री मतलब टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। नाउ सी व्हाई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, मान लीजिए कहीं पे इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट हो चुकी है, ठीक है, या फिर इकोनॉमी जो है कहीं पे यू कैन से कि डाउनफॉल कहीं पे इकोनॉमी का जो है चल रहा है, उस इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर जो भी, या सेंट्रल बैंक कर सकता है या गवर्नमेंट कर सकता है, जो भी अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है उस कंट्री की वो कर सकती है, वो क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। नाउ सी व्हेन यू नीड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, सो व्हाट यू विल डू, सपोज इंडिया के केस में अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर अपनाता है, ठीक है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए या मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इनटू द मार्केट, ऐसा ही होता है। नाउ व्हाट विल हैपन, इस केस में रीफ्लेशन के केस में इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल बैंक है या जो गवर्नमेंट है, दैट व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द टैक्सेस और इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, ठीक है, टू कर्ब द
टू कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ डीफ्लेशन। अभी हमने पहली डेफिनेशन क्या की, डीफ्लेशन। डीफ्लेशन में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं, द प्राइसेस फॉल, है ना, परसिस्टेंट फॉल इन द प्राइस। तो डीफ्लेशन यानी कि इज नॉट डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी, हमने डिस्कस किया। तो अगर डीफ्लेशन आ गई है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर डीफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में आ गई है, डीफ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको डीफ्लेशन को इसके इफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, रीफ्लेशन की जाएगी। रीफ्लेशन कैसे की जाएगी, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय ईदर रिड्यूसिंग द टैक्स रेट्स और बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई थ्रू एनी मीन्स, ठीक है। ओके तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, ये जो सेंट्रल बैंक है वो डिज़ाइन करेंगे अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ओके नाउ दिस इज कॉल्ड एज रीफ्लेशन, ठीक है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों चीज़ें, दोनों टॉपिक्स जो हैं इलेबोरेटिव तरीके से अभी मैं आगे ये टॉपिक्स कराऊंगी। मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक भी मैं जल्दी लेके आऊंगी, उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्राइमरली मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज फ्रेम्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके तो ये चीज़ें, ये अभी हम आगे मैं आपको ये टॉपिक्स डिस्कस करवाऊंगी। ओके द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब देखिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया हो जाएगा कि विच इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, विल डिस्कस इट। नाउ व्हाई दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है ना वो प्राइमरली हम देखते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नाउ इंडिया वी नो दैट इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के केस में भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन तो पता ही है, महंगाई यानी परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस। नाउ दिस पर्सन, जब ये इन्फ्लेशन जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हो जाए तब उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और व्हाट आर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बॉटलनेक। देखिए बॉटलनेक का मतलब होता है, बॉटलनेक इज अ वर्ड विच वी यूज्ड इन प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जब प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें बॉटलनेक का वर्ड, बॉटलनेक वर्ड का यूज होता है। बॉटलनेक का मतलब होता है इनएफिशिएंसी, ठीक है, इनएफिशिएंसी हो, कहीं पे भी कोई लूप होल हो, कोई इनएफिशिएंसी हो, प्रोडक्शन के टर्म, प्रोडक्शन में हम इनएफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं। तो व्हेन दी वर्क इज इनएफिशिएंट तो वी कॉल इट एज बॉटलनेक, ठीक है। कहीं पे कोई कमी है, कहीं पे कोई लूप होल है, तो दैट इज अ बॉटलनेक, ठीक है। अब क्या होता है जब स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है, कहीं पे स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है, स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी कहीं पे आ रही है, उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी व्हाट इज स्ट्रक्चर, सपोज कहीं पे रोड्स नहीं है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, हम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि रोड्स खराब हैं या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो कॉस्ट है वो किस में जोड़ी जाएगी, अल्टीमेटली प्राइस में जोड़ी जाएगी, यानी प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। सपोज अगर अनाज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है या रोड्स जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो जो अनाज है उसका रेट, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है या रोड्स हैं वो ठीक नहीं है या डिले हो रहा है सर्विस में एक जगह से दूसरी जगह, तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली प्राइस विल इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखिए इट इज ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, ठीक है, मैंने बताया आपको, वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज सच दैट देयर आर सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स टू सर्व द डिमांड। एंड येस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा था, इन्फ्लेशन जो है उसका प्राइमरली जो इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सप्लाई एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। दो तरीके की इन्फ्लेशन जो हमने स्टडी की थी, कॉजेज स्टडी की थी। हमने कहा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होते हैं, दो तरीके की। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि जब मैक्सिमम इकोनॉमी, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है ये तब भी डेवलप होती है जब सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हो। सप्लाई साइड मतलब सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और हमारी कंट्री जैसी, मतलब कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और कहीं पे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे कि डिमांड इज़ मोर बट सप्लाई इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू से हियर कि यहाँ पे क्या है कि सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं टू सर्व द डिमांड, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ऐसे कंट्रीज़ में क्या होगा कि बॉटलनेक्स आएंगी यानी इनएफिशिएंसीज आएंगी विच विल लीड टू इन्फ्लेशन ऑब्वियसली।
इन स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को, ये जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, ये जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं, ये किस तरीके की हो सकती हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि रोड्स नहीं है फॉर एग्जांपल, पुअर कनेक्टिविटी है, या फिर गवर्नेंस रिलेटेड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है उस केस में। तो एग्रीकल्चरल बॉटलनेक्स हो सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है, इरिगेशन नहीं है कहीं पे, फैसिलिटी है वो। तो ऐसी इन्फ्लेशन जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन जो है ना, ये इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन है, दिस स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ बहुत स्टिकी इन्फ्लेशन है ये, और इतनी ईजिली से ये अंडू नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स यूज करेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल मेथड, जो होता ही होता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है, इसको दूर करना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी भी आप जितनी मर्जी स्ट्रिंजेंट ले आइए, लेकिन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को दूर करना मॉनेटरी पॉलिसी के भी आप कह सकते हो स्कोप से शायद कभी कभार बाहर हो जाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जैसी पॉलिसीज भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को इतनी आसानी से दूर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ओके। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी, इसको स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं, इतनी जल्दी जाती नहीं है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, ओके। क्योंकि इसके लिए ह्यूज चेंज चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है, और फ्यूल के रिलेटेड ये प्रोडक्ट, ये जो इन्फ्लेशन है देखने को मिलेगी। एंड दीज टू और ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मान लीजिए या फ्यूल मान लीजिए, दीज आर हाईली वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो हैं, ये आप ये स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट। आप इसके एग्जांपल्स भी देख लेना कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फ्यूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ओके। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज श्रिंक इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या है? श्रिंक इन्फ्लेशन है नेक्स्ट डेफिनेशन। ये श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं इसको, ये एन नहीं आएगा बीच में, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन, तो श्रिंक इन्फ्लेशन को श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं ना। व्हाट इज दिस श्रिंक इन्फ्लेशन? देखिए, श्रिंक से आप समझते हैं, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, स्क्वीज होना, छोटा होना, है ना, छोटा हो जाना। तो श्रिंक इन्फ्लेशन किसे कहते हैं बेसिकली? नाउ सी व्हाट हैपन्स, व्हाट इज श्रिंक इन्फ्लेशन। आप कभी कभार देखेंगे कि आप सपोज आप किसी स्नैक्स का, किसी चिप्स का फॉर एग्जांपल पैकेट आप देखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई मैंने 10 रुपये का कोई चिप्स का पैकेट खरीदा है, ठीक है। तो जो 10 रुपये का आपने चिप्स का पैकेट लिया, उसका आप साइज़ देखेंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये जो 10 रुपये अभी भी 10 रुपये ही है, तो ओके, मतलब आपने सपोज आप 2 साल पहले भी वो पैकेट 10 रुपये का था, अभी भी वो पैकेट 10 रुपये का ही है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कहाँ आई? इन्फ्लेशन आई उसके साइज़ पे, कि जो पैकेट था उसका साइज़ पहले बड़ा होता था, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा चिप्स होती थी, उसमें वेट ज़्यादा था, या फिर आप कह सकते हो चिप्स का वेट ज़्यादा था, चिप्स ज़्यादा थी, लेकिन आज भी वो है 10 रुपये का। ये तो आप बोलेंगे कि भाई मेरे पैसे तो ज़्यादा नहीं स्पेंड हुए, पैसे तो मैंने उतने ही दिए, लेकिन साइज़ जो है पैकेट का वो कम हो गया, या जो वेट है चिप्स का वो कम हो गया है। तो पैसे जो हैं वो, ये इट इज़ ऑल्सो स्ट्रैटेजी, ये भी कंपनीज की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अपना मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कि भाई कस्टमर्स को लगे कि उनको पैसे तो उतने ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, या फिर जो साइज़ है, आप कह सकते हो जो साइज़ है वो प्रोडक्ट का वो छोटा कर दिया, ठीक है, वो कम कर दिया, उसको बोलेंगे श्रिंक इन्फ्लेशन, ओके। अब ये देखिए, यहीं पे मैंने ये लिखा है, श्रिंकफ्लेशन इज अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन आइटम। तो आप क्या करेंगे, साइज जो है आइटम का या साइज जो है प्रोडक्ट का, उसको छोटा कर देंगे, पैकेजिंग जो है वो आप छोटी कर दोगे, ओके, लेकिन प्राइस जो है वो उतना ही रहेगा। प्राइस मतलब कहीं इन वेरी रेयर केसेस प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस उतना ही रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट का जो साइज है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज सेड टू बी श्रिंकफ्लेशन और श्रिंक इन्फ्लेशन, ओके। और ये ज़्यादातर जो है पैकेज्ड फूड में आपको मिलेगा, या किसी और प्रोडक्ट में भी हो सकता है श्रिंक इन्फ्लेशन, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज पैकेज डाउन साइजिंग, इसको पैकेज डाउन साइजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी हम इसको पैकेज डाउन साइजिंग भी कह सकते हैं, या फिर ग्रॉसरी श्रिंक रे भी कह सकते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज श्रिंक इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्यूफ्लेशन। क्या है? स्क्यूफ्लेशन। नाउ व्हाट इज द स्क्यूफ्लेशन मीन्स? देखिए, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट पे मतलब किन्हीं प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन है, किसी प्रोडक्ट पे डिफ्लेशन है, ठीक है, और किसी प्रोडक्ट पे
ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, कांस्टेंट प्राइस है, तो उस केस में हम बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि कोई ऐसा सेक्टर है फॉर एग्जांपल जिस सेक्टर में काफ़ी इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सपोज आप बोलेंगे, मतलब आप कहीं पे आप बोलिएगी कि भाई जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बहुत महंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि देयर इज़ इन्फ्लेशन इन दी मोबाइल फ़ोन सेक्टर, कि जहाँ पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में इन्फ्लेशन है, कि उसकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है। या फिर आप कहेंगे कि भाई फ्यूल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज़ फ्यूल इन्फ्लेशन, देयर इज़ फ्यूल इन्फ्लेशन। लेकिन हो सकता है कोई ऐसे प्रोडक्ट हों, सेम सिनेरियो में ऐसे प्रोडक्ट हो जिनका प्राइस कम हो रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिनका प्राइस कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन, when in some sector there is huge inflation, in some none, and in some there is deflation. Deflation का मतलब हमें persistent fall in the prices, ठीक है। तो inflation in some commodities and deflation in others is said to be a situation known as skewflation. Hope I am clear? Okay. Now the next and very important concept of today's lecture is cost inflation index. What it is? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और CII, ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और CII, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या CII को समझने से पहले एक टर्म है जिसको हम समझ लेते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्या है? व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG, ठीक है। LTCG किसे कहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किसे कहते हैं? ओके, अब देखिए LTCG किसे कहते हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड किसे कहते हैं। क्या? कैपिटल गुड। व्हाट इज अ कैपिटल गुड? देखिए कैपिटल गुड इज एनी गुड जिसकी आप ऐसा समझिए जिसकी जो एक एसेट है जिसकी लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, तो वो इतनी वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारा एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है प्रॉपर्टी, तो हमारी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। आप ऐसा भी समझिए कि जो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, इन एनी टर्म्स, तो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गोल्ड है आपके पास, ओके, आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, आपका लोन है, आपने लोन ले रखा है, मतलब जो आपका, खैर वो तो लाइबिलिटी होगी, लोन आपने जो लिया है वो तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी, उसको आप रहने दीजिए। तो जो आपकी कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल गुड्स हैं जो कि इन शेप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो इतनी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इतनी वॉलेटाइल नहीं है, ओके, जो फिक्स्ड हैं, ओके, वो आपकी क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स होती हैं, ओके, वो क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स। अब क्या है, अब क्या होता है, देखिए आप जब इन कैपिटल गुड्स को जब सेल करते हैं, ठीक है, आपके पास सपोज सबसे अच्छी एग्जांपल तो कैपिटल गुड की क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आपका घर है, कोई हाउस है, या कोई प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, ठीक है, या गोल्ड है। तो अब आप क्या करेंगे, सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, ओके, तो आप जब उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट होगा, ऑफकोर्स प्रॉपर्टी तो पे तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो जब जो प्रॉफिट आपको प्रॉपर्टी के सेल पे हुआ, प्रॉपर्टी इज व्हाट? योर कैपिटल गुड, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आपको कैपिटल गुड सेल करने पे हुआ उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ व्हाई इट इज लॉन्ग टर्म? क्योंकि जो आपका कैपिटल गुड है उसको लॉन्ग टर्म गुड बोलेंगे हम, ठीक है, लॉन्ग टर्म गुड है। और यूजुअली जब हम प्रॉपर्टी या हम कोई लॉन्ग टर्म गुड खरीदते हैं तो उसको हम मतलब खुद खरीदने से पहले, हमने खुद भी तो कभी खरीदी होगी ना, खुद खरीदने से ऑलमोस्ट हम 2 साल के बाद ही उसको बेचेंगे। 2 साल से कम अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होता है, इतना बेनिफिट नहीं होता है, आप उसको 2 साल से ज़्यादा ही बेचते हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी गुड है, कोई ऐसी मतलब कैपिटल गुड है जो आप 2 साल से, आप अपने पास 2 साल तक मिनिमम रखेंगे, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिलता है, ठीक है। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। ओके, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट ऑफर रिटर्न इन द पीरियड दैट रेंज बिटवीन 1 and 3 years कैन बी कॉल्ड LTCG, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स हैं या बॉन्ड्स हैं आपके पास कोई, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इनफैक्ट गोल्ड भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आती हैं कि आप अपना कैपिटल गुड जब आप सेल करेंगे उस पर जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो आपको जो प्रॉफिट अर्न होगा उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। अब CII क्या होता है? विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? देखिए
अब ये समझिए, इसके बाद आप ये समझिए पहले, देखिए अब आपने क्या करना है, सपोज अपना आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि आपको कितना कैपिटल गेन हुआ। तो आप बोलेंगे कि भाई जितने का मैंने वो सपोज प्रॉपर्टी के एग्जांपल लेते हैं, जितने की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी उसके बाद जितने की प्रॉपर्टी मैंने सेल की है, ओके, तो उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस दैट इज सेड टू बी कैपिटल गेन। हाँ बिल्कुल वो कैपिटल गेन होता है, लेकिन आपने उसमें एक चीज़ और इंक्लूड करनी होती है जिसको कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो भी हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो व्हाट वी नीड 3 थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, जब आपने वो खरीदा था, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी, और द प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड, जिस पे आपने कैपिटल गुड जो है अपना बेचा है, एंड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी उसमें कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अब इसको समझते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किसे कहते हैं? देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किसे कहते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपने सपोज कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई कैपिटल गुड आपने खरीदा है, ठीक है, आप सपोज 5 साल पहले खरीदा है, और आज अगर हम आज की उसकी मतलब प्राइस की बात करें या कॉस्ट की बात करें, तो जितना आपने वो गुड जो है 5 साल पहले खरीदा था और अगर आपने वो गुड आज खरीदा है, आज की डेट में खरीदा है, तो उन दोनों की कॉस्ट सेम तो नहीं होगी, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गई है, तो महंगाई दर जो है वो इंक्रीज हो गया है, इन्फ्लेशन आ गई है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट किया जाता है, उस कॉस्ट को, मतलब जो कॉस्ट जो है 5 साल पहले आपको पड़ी होगी और आज की प्रेजेंट कॉस्ट उसकी निकाली जाती है, और ड्यू टू इन्फ्लेशन जो रेट में इंक्रीज आया है, जो प्राइस में इंक्रीज आया है ड्यू टू इन्फ्लेशन, उस प्राइस को एडजस्ट किया जाता है प्रीवियस प्राइस के साथ, उसको कहा जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। ये इट इज अ बेसिकली इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को कैलकुलेट करके फिर इस इंडेक्स को जो है, जो अभी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कि आपको कितना गेन जो है फिर फाइनली होगा। एंड बेसिकली ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, ये गवर्नमेंट एक टाइप की इट इज अ रिलीफ टू द कस्टमर बेसिकली। तो इससे जो है बेनिफिट ही होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये CII इंक्लूड करना पड़ता है, इट इज फॉर द बेनिफिट। ये एक एडजस्टमेंट है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, ठीक है, इट इज अ एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये क्या है अभी और इसको समझेंगे। अभी जो CII इंडेक्स है, यानी जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होती है, ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है ये, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गैजेट में इसको रिलीज करती है, ओके। अब ये जो क्या है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द कैपिटल एसेट्स कॉस्ट प्राइस, जो भी कैपिटल एसेट का जो कॉस्ट प्राइस था उसको एडजस्ट करना अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसको हम इंडेक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स ईयर बाय ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो देखिए कोई भी जो आपका एसेट है या कोई भी गुड है, ठीक है, ईयर बाय ईयर उसकी प्राइस में जो इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये क्या करता है, ये मैच करता है प्राइस को किसके साथ, इन्फ्लेशन रेट के साथ, कि भाई प्राइस क्या है उस गुड का और इन्फ्लेशन रेट कितना है उसको भी मैच करता है, इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है और कितना जो है उसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस है, उसको भी मैच करता है, ठीक है। जो CII है ये कैपिटल एसेट्स में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रियल इस्टेट में, गोल्ड में, डेट, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। CII जो है ये शॉर्ट मतलब टर्म्स में, शॉर्ट जो आप कह सकते हो, जो कम ड्यूरेशन की जो गुड्स होते हैं उनमें यूज़ नहीं होता, जैसे शेयर्स वगैरह में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे CII का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब CII नंबर है क्या, CII नंबर क्या है, ये ऑफिशियल गैजेट में जो है ये नोटिफाई किया जाता है, हर साल किया जाता है। बेस ईयर क्या है CII का, बेस ईयर जो है दैट इज 2001-2002 इज द बेस ईयर, ठीक है, 2001-2002 बेस ईयर है। और अभी का एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ 2021-22 का जो बेस ईयर जो आप कह सकते हो जो CII है वो कितना है, वो है 317। देखिए ऐसे समझाती हूँ मैं आपको कि अभी का जो 2021-2022 का अगर मैं CII की बात करूँ, विच इज़ द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अभी है ये 317, दिस इज़ द लेटेस्ट CII दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। अब इसका जो बेस ईयर है दैट इज़ 2001-2002। इस टाइम पे आप मान लीजिए जो CII है वो है 100, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि क्या होता है ये CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखिए इस टाइम पे जो CII था 2001-2002 में, जो कि इसका बेस ईयर है CII का, वो था 100, और आज की डेट में जो CII है वो है 317। अब
ये आप ये समझिए इसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ कि आप ये समझिए कि सपोज 2001-2002 में कोई किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो सपोज 100 रुपीज़ थी। उसी प्रोडक्ट की कीमत जो है आज की डेट में 2022 में, आज की डेट में, ठीक है, 2021-22 में आज की डेट में उसकी कीमत जो है वो हो गई है 317, यानी कि 217 रुपीज़ इंक्रीज हो गई है उसकी कीमत। ठीक है, 217 रुपये इन्फ्लेशन बढ़ गया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि पहले 100 था, अब 317 है। तो इसे कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। दिस इज द CII और द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके, समझ आया आपको? इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जो करंट प्राइस है बेसिकली उसको हम कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस ईयर टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन द प्राइस, एंड दिस इज एन एडजस्टमेंट। यानी जो आप सपोज अगर कोई प्रोडक्ट जो है या कोई जो भी आपकी सपोज प्रॉपर्टी है, आपने किसी साल वो खरीदी थी, अब वो आप जो है वो बेच रहे हो, तो उस पर आपको CII भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, अब ये CII जो है ये क्यों मैंने ये आपको समझाया, ये वैसे तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, क्योंकि जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आया था, एंड इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू कंप्यूट, तो देयर वर 4 ऑप्शंस ऑब्वियसली, तो द आंसर वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जिसको हम LTCG कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम किस में यूज़ करते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है किसको कंप्यूट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसके बाद जो हमने टर्म पढ़नी है दैट इज स्टैगफ्लेशन। ओके, नाउ इसके बाद की जो टर्म है जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़नी विच इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन प्लस, जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हो तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लेकिन इतना भी मतलब आप कह सकते हो कि इतना भी सीधा नहीं है इसका जो मीनिंग है, दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नाउ हाउ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड, ये सारा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच विल बी दी लास्ट लेक्चर। ठीक है, पार्ट 4 जो है इसका लास्ट लेक्चर होगा, अभी जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी रिलेशन है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जितनी भी जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन वो की हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग दिस।